म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितना मिनिमम इन्वेस्ट हम इसमें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोविजंस है, इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमारे साथ एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। सीए शुभम गोयल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। सर आपसे सबसे पहले एक आम भाषा की ज़िंदगी में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये बताइए। जी अंशु जी, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट करने का एक टूल है। जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन लाता है। आप इनडायरेक्टली, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, उसको आप अपना पैसा देते हैं। वो म्यूचुअल फंड मैनेजर आम जनता से जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा देता है, उसका पैसा इकट्ठा करके वो अपनी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग इक्विटी शेयर्स में या डेट फंड में पैसा लगाता है। तो म्यूचुअल फंड हम ये कह सकते हैं कि एक सामूहिक, मतलब सबका पैसा इकट्ठा होके वो म्यूचुअल फंड मैनेजर काफ़ी कंपनीज के अंदर पैसा लगा रहा है, जिससे आपका, अगर आपने 100 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर लगाए हैं तो उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी कंपनीज के शेयर्स इन्वॉल्व होंगे। लेकिन शुभम जी ये बताइए कि हम म्यूचुअल फंड्स क्यों चुने? इतने सारे फाइनेंशियल टूल्स हैं, व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग म्यूचुअल फंड ओवर एनी अदर? देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर जो दो बेनिफिट हैं। एक तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कि आप इक्विटी मार्केट में भी पैसा लगा रहे हैं, डेट फंड में भी पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी पैसा लगा रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा, उसको अपनी काफ़ी नॉलेज होती है कि किन शेयर्स में किस वक्त पैसा लगाना है और कब पैसा बाहर विड्रॉ कर लेना है। तो ये बेनिफिट म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाता है। जी, तो सर आपने म्यूचुअल फंड का बेनिफिट बताया और आपने अभी स्टॉक का जिक्र किया। सर म्यूचुअल फंड स्टॉक से किस तरह से डिफरेंट है? जी, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए को या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 20,000 रुपये ए कंपनी में लगा दिया, फिर 20,000 रुपये बी कंपनी में, ऐसे करके अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से। अगर मैं शेयर मार्केट में पूरी नॉलेज रखता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो आने वाले 5 साल में ये पैसा डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं सपोज जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना काम के अलावा ये मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर सकता और मैं अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना, मतलब शेयर मार्केट में लगाना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड एक ज़रिया होगा कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा लगा दें। क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो हार्डली हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं, और सेविंग अकाउंट में पैसा तो वो भी नहीं कर पाता। आजकल 2.5% सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड भी काफ़ी किस्म का होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, म्यूचुअल फंड काफ़ी तरह के होते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाते हैं, और थोड़ा सा ही पार्ट डेट ओरिएंटेड, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, एफडीज़ होती हैं, उसके अंदर पैसा लगाते हैं। और एक होते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा के वो ये जो सिक्योर्ड टूल्स होते हैं, जैसे डिबेंचर्स हो गए या आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, उसके अंदर पैसा लगाते हैं। और कुछ होते हैं मिक्स, जिसे हाइब्रिड भी बोला जाता है और बैलेंस्ड फंड भी बोला जाता है। तो उसके अंदर कुछ पैसा तो लगा देते हैं शेयर मार्केट के अंदर और कुछ पैसा बैलेंस फंड के अंदर। तो सर एक आम भाषा में अगर हम बात करें, मैं ठहरी एक आम इंसान, ऐसे में हर एक आम इंसान के अंदर ये डर होता है कि उसकी मेहनत से कमाई हुई जमा पूंजी कहीं लूज़ ना हो जाए या कहीं लॉस ना हो जाए। तो रिस्क एपेटाइट की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड कितना सेफ है और कितना इसमें रिस्क है? खुद इन्वेस्ट करने से अच्छा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब जो उसकी नॉलेज होगी वो मिल जाएगी, और दूसरा जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, मतलब मेरे हिसाब से मिनिमम 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में, तो आप देखेंगे कि आपके रिटर्न 15% के लगभग, मतलब हो सकता है वो सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या चल रहे हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग 12 से 20% के बीच में कहीं भी आ सकती है। सर, आपने जिक्र किया मिनिमम 5 साल, जो आपने उदाहरण दिया, तो क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कोई लॉक इन पीरियड भी है हमारे पास? जी, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका मिनिमम लॉक इन पीरियड भी होता है। अगर आप टैक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें हमें एक इनकम टैक्स में धारा होती है 80C, उसके अकॉर्डिंग 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मिनिमम लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है। ओके, ये तो आपने टेन्योर की बात करी, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, मे बी उनकी आय इतनी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम कितने पैसे से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये फंड टू फंड डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली म्यूचुअल फंड 500 रुपये की SIP से भी, SIP भी होती है। म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे मेथड होते हैं इन्वेस्ट करने के। एक तो होता है लमसम कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने 10,000 रुपये एक ही बार में म्यूचुअल फंड में लगा दिए। दूसरा मेथड होता है SIP कि आप मंथली सिस्टमेटिक, इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मंथली 500 रुपये, 1,000 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपको इन्वेस्ट करना है अमाउंट, वो आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। से तो काफी लोग अवगत हैं, लेकिन SIP के साथ साथ एक चीज होती है SWP, उसके बारे में लोगों को अभी इतनी जानकारी शायद नहीं है, उसके बारे में भी हमें बताएं जी, कि इन दोनों में फर्क क्या है? जी प्रियदर्शनी जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। SIP तो हो गया, आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। SWP होता है कि आपने सपोज रिटायरमेंट में मेरे को 1 करोड़ रुपए मिले, बिल्कुल, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट सब मिला के, तो अब मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे मंथली एक्सपेंस करने के लिए भी खर्चा चाहिए, तो मैं एक बार में म्यूचुअल फंड में SWP के नाम से इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो उसमें वो क्या करेगा कि अब मैं उसे ऑप्शन दूंगा कि मेरे को 50,000 मंथली चाहिए या 1 लाख मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, तो उतने रुपए के म्यूचुअल फंड वो हर मंथली या क्वार्टरली बेच के मेरे अकाउंट में क्रेडिट करते रहेंगे। अच्छा, तो ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि मैंने एक बार में पैसा लगा दिया और मंथली पैसा मिल रहा है। SIP के अंदर हम लाइक सिक्योरिटी आल्सो, मे बी जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जो इसी के ऊपर निर्भर है उनकी मंथली एक्सपेंसेस, तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ मिल जाएगा। जी, एक फिक्स्ड अमाउंट के वो म्यूचुअल फंड के रेट, जैसे अभी भी पुराने लोग काफी FD में बिलीव करते हैं कि इतने पैसे की FD करा दीजिए, इतना इंटरेस्ट आएगा, हमारे मंथ का खर्चा चलता रहेगा। उसको अगर इससे कंपेयर करें तो क्या लाभदायक रहेगा? लाभदायक ये हो सकता है कि FD के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है 5 से 6% अभी करंट डेट पे जो भी चल रहा है, म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट, इसमें एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं, रिटर्न होता है। इंटरेस्ट तो फिक्स होता है कि आपको इतना तो मिलना ही है। रिटर्न आपकी ये वही 12% भी हो सकती है। अगर मार्केट गिर रही है, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। अगर पूरा का पूरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाया है तो मार्केट गिर रही है तो पैसा कम हो सकता है, अगर मार्केट बढ़ रही है तो पैसा बढ़ सकता है। तो ये रिटर्न वेरिएबल रहता है, लेकिन अगर आप जितना लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। जी सर, SIPs की हम बात कर रहे हैं और एक आम भाषा में अगेन अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का मोटिव है वो यही है कि आम जनता तक हम छोटी छोटी जानकारी उन तक पहुंचाएं, उनको जागरूक करवाएं। तो सर SIPs जिसमें होता है कि महीने की कोई भी एक डेट को हम फिक्स कर लेते हैं, सपोज उदाहरण के तौर पर 5 तारीख हर महीने की मैंने फिक्स कर ली कि इस डेट में मेरा अकाउंट से पैसा कट जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश किसी महीने अगर मैंने 3 दिन लगातार पेमेंट कर दी है SIPs, जो कि ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है, लेकिन चौथे महीने बाई चांस मेरे अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, तो क्या म्यूचुअल फंड कोई पेनल्टी लगाता है या हमारा जो अकाउंट चल रहा है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है? क्या ऐसा कुछ है इसमें? जी, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वो SIP का अमाउंट देना ही है, लेकिन हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड को प्रायर इंटीमेशन नहीं देते कि जैसे चौथी आपने SIP बताई कि मैं ये SIP नहीं दे पाऊंगा, तो फिर एक तो ये होगा कि बैंक वाला आपके ऊपर लगा देगा बाउंसिंग के चार्जेस, और SIP वाला अपना अलग से चार्जेस लगा देगा। सर, वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड जहाँ से हमने करवाया है, क्या वो चार्जेस लगाएंगे या बैंक वाले चार्जेस लगाएंगे? दोनों ही चार्जेस लगाएंगे। ओके। और आपको म्यूचुअल फंड एडवाइस, वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी होगी AMC जिसे कहते हैं, हाँ जी, वो आपको ऑप्शन देती है कि आप प्रायर इंटीमेशन दे दीजिए कि आप SIP नहीं दे पाएंगे, तो वो अपना मैंडेट आगे बैंक को नहीं भेजेंगे कि इनके अकाउंट से पैसा काट लो। तो अगर आप प्रायर इंटीमेशन दे देते हैं तो फिर
ना बैंक चार्जेस लगाएगा, ना म्यूचुअल फंड चार्जेस। तो मैंडेट की अगर जानकारी हम दे देते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी पेनल्टी और चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे आपने बड़ा अच्छा हमको बताया, अंशु ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ पैसे अकाउंट में रहे नहीं मंथ में और हमारी ईएमआई बाउंस हो गई। तो ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हैं कि हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? तो जी, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा टाइम होरिजन क्या है जी। कि आपको 1 साल के अंदर ही पैसा अगर विड्रॉ करना है तो काफ़ी म्यूचुअल फंड होते हैं कि अगर आपने 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ किया तो आपके ऊपर वो 1 या 2% का एग्जिट लोड भी लगाते हैं। अच्छा। एग्जिट लोड एज इन कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करे तो उनकी वैल्यू अगर लेट से 15,000 हो जाती है 1 साल बाद, और आप मतलब 1-2 दिन पहले, 1 साल होने से पहले ही पैसा आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसका वो 1% पैसा मतलब 150 रुपये एग्जिट लोड में काट के फिर बाकी के तो आप लॉक इन पीरियड के बाद पैसा निकालें? नहीं, ये लॉक इन पीरियड नहीं होता। लॉक इन पीरियड तो होता है कि आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। जैसे अगर आप टैक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है। 3 साल तक आपने जो पैसा लगाया है वो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। और लेकिन इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जिट लोड लगेगा 1% और का। सर, आपने प्रॉफिट की बात करी, तो जब हम प्रॉफिट को निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो क्या वो टैक्सेबल होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कुछ एक्चुअली इनकम टैक्स के अंदर एक धारा है जिसमें इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आप 365 दिन या उससे ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर किसी इंसान को शेयर का या म्यूचुअल फंड का हो रहा होता है तो 1 लाख तक तो वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और उसके बाद 15% फ्लैट टैक्स लगेगा। ठीक है। और सॉरी 15 नहीं 10% टैक्स लगेगा। और अगर यही शॉर्ट टर्म होता है तो अगर आपको 10 रुपए का भी गेन हो रहा है तो उस पर फ्लैट 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सर, टैक्स सेविंग के लिए क्या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम भी अवेलेबल है? टैक्स सेविंग के लिए वही टैक्स ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए होता है, आप अगर सर्च करेंगे, आप खुद से सर्च करेंगे या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सर्च कर सकते हैं, या आपको कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी पसंद है जैसे SBI हो गया, LIC हो गया, UTI हो गया, तो इनके थ्रू आप देखेंगे तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। और तीसरा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है, कभी राइज पे है, कभी फॉल पे है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो काफ़ी सिक्योर सेक्टर्स हैं कि अगर इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न लगभग पक्का सही है। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है जनरली सेफ रहते हैं? जनरली सेफ तो गवर्नमेंट सेक्टर रहते हैं या बैंकिंग सेक्टर हो गया, लेकिन आपने जैसे कहा कि कुछ सेक्टर कभी लो पे होते हैं, कभी हाई पे होते हैं, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप SIP कराएं। पर मंथ अगर आप SIP करा रहे हैं तो अगर वो मार्केट डाउन भी है तो भी 1,000 रुपये ही जा रहे हैं, अगर वो अप में भी है तो भी 1,000 रुपये ही जा रहे हैं, तो उससे आपका लॉन्ग टर्म एवरेज हो जाता है। मतलब जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही होगी वो एवरेज हो जाएगी, उससे आपको बेनिफिट। कुछ हिडन कॉस्ट्स भी होती हैं या जितना आपका प्रीमियम जाना है बस उतना ही है, देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट, और देयर आर सम हिडन कॉस्ट आल्सो देयर? हिडन कॉस्ट के नाम पे आप इसे मान सकते हैं जैसे एग्जिट लोड होता है, लोग पढ़ते नहीं है कि हाँ एग्जिट लोड लगेगा, सही बात है, ठीक है, और फिर वो इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो विड्रॉ करते हैं, तो ये एक हिडन कॉस्ट हो गई। दूसरा, AMC जो मतलब जैसे आप डीमेट अकाउंट के अंदर आपके म्यूचुअल फंड आ रहे हैं तो डीमेट अकाउंट रखने के भी कुछ चार्जेस लेती हैं कंपनी, तो ये सारे चार्जेस हैं। अब जैसे म्यूचुअल फंड का आपको देखना पड़ेगा एक्सपेंस रेशो क्या है। अब जो AMC होगी उसके अंदर जो मैनेजर हैं, सपोज 1 करोड़ रुपए उनके पास इकट्ठे हुए तो कुछ वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए भी पैसा रखते हैं, जो उनका ऑफिस चलाने का खर्चा है या उन्होंने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उनको सैलरी देना है, तो ये सब हिडन कॉस्ट होती हैं। ये सब हिडन कॉस्ट होने के बाद आपके ये जो रिटर्न है 20 से 12% से 20% के बीच में लॉन्ग टर्म में इतनी रिटर्न निकल आती है। सर, मान लीजिए मेरे पास हाथ में सिर्फ 1,000 रुपये हैं, लेकिन कोई ऐसा शेयर है जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, XYZ जो भी वो शेयर हो, जिसका रेट चल रहा है 3,000 रुपये का, ठीक है, और मेरे हाथ में है 1,000 रुपये, तो क्या कोई प्रोविज़न है कि 1,000 रुपये होने के बावजूद भी आई कैन इन्वेस्ट इन 3,000 ऑफ शेयर?
इसका सबसे बेटर ऑप्शन म्यूचुअल फंड ही है। आपको ये देखना होगा कि उस शेयर के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने, लेट्स से हमने SBI का शेयर खरीदना है जिसकी वैल्यू 600 रुपये चल रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट अभी क्या चल रही होगी वो मुझे भी नहीं पता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे 600 रुपये SBI की वैल्यू चल रही है, तो आपने 1000 रुपये लगा दिए, तो आपको ये देखना है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस म्यूचुअल फंड ने कर रखा है, वो आप फंड खरीद लीजिए। तो 1000 रुपये में से 300-400 रुपये तो आपके SBI म्यूचुअल फंड में लगे होंगे, और उसके म्यूचुअल फंड कह रहा हूँ, सॉरी, कंपनी में लगे होंगे, और उसके अलावा बाकी के जो 600-700 रुपये बचे वो बाकी कंपनी के शेयर भी सर, ठीक है शुभम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी अच्छी जानकारी आज हमें और हमारे दर्शकों से साझा करी। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो फिनेंस को एक अच्छे मैनेज के तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे से अच्छे अपने पैसे को और सशक्त और मजबूत बनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शुभम जी, धन्यवाद।